बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि उस वक्त के पेड़ आज भी उस कहानी को अपनी जड़ों में दबाए बैठे हैं। एक छोटा सा गांव था, नाम था नीलकंठपुर। चारों तरफ से घना जंगल उसे ऐसे घेरे था जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग अपने बच्चों को बाहों में समेटे बैठा हो। गांव में नदी बहती थी, खेत लहलहाते थे और लोग सुख से रहते थे। बस एक डर था, जंगल का डर। उस जंगल के बारे में गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि रात को उसमें जो जाता है वो सुबह नहीं लौटता, और अगर लौटता भी है तो बदला हुआ लौटता है। कोई चुप हो जाता है, कोई रोने लगता है, कोई हंसना भूल जाता है। पर इस गांव में एक बुढ़िया रहती थी, नाम था सुमित्रा दाई। उसकी 3 पोतियां थी, तीनों एक ही मां बाप की बेटियां, पर तीनों बिल्कुल अलग अलग। सबसे बड़ी थी चंपा। वो बड़ी चालाक थी, हर बात में उसका दिमाग दौड़ता था। बाजार में सौदा हो, पड़ोसी से बात हो या कोई मुसीबत आए, चंपा पहले सोचती थी फिर बोलती थी। गांव के लोग कहते थे, चंपा के दिमाग में तो जैसे चक्की चलती रहती है हर वक्त। वो खूबसूरत भी थी और घमंड भी उसे थोड़ा था, पर वो खुद नहीं मानती थी। बीच वाली थी मैना। मैना के हाथ कभी खाली नहीं बैठते थे। भोर होते ही उठ जाती, खेत में जाती, पानी भरती, खाना बनाती, घर लीपती। उसे आराम से बैठना आता ही नहीं था। गांव में कोई मुसीबत में हो तो मैना सबसे पहले वहां होती, हाथ बंटाने। वो बोलती कम थी, करती ज्यादा थी। और सबसे छोटी थी गौरी। गौरी का दिल इतना कोमल था कि एक बार उसने एक टूटे पंख वाली चिड़िया को पाला था। महीनों तक रोती थी जब किसी जानवर को तकलीफ में देखती। एक बार बारिश में एक अनजान बुढ़िया को अपना घर में रात भर रखा था। मां की डांट खाई थी, पर गौरी को कोई पछतावा नहीं था। लोग उसे भोली कहते थे, कुछ नासमझ भी कहते थे, पर सुमित्रा दाई जानती थी उसकी इस छोटी पोती के अंदर कुछ और ही है। अब उस साल गांव में बड़ी मुसीबत आई। फसल सूख गई, कुएं का पानी नीचे चला गया, और जो थोड़ा अनाज बचा था उसमें घुन लग गया। लोग भूखे रहने लगे, बच्चे कमजोर पड़ने लगे। गांव के मुखिया ने पड़ोस के गांव में संदेश भेजा, मदद मांगी, पर पड़ोस का गांव खुद मुसीबत में था। तब किसी बूढ़े ने बताया, जंगल के उस पार एक गांव है, हरिपुर। वहां अनाज है, पानी है, दवाइयां है, पर रास्ता जंगल से होकर जाता है। सब चुप हो गए। जंगल का नाम सुनते ही लोगों के मुंह बंद हो जाते थे। तब सुमित्रा दाई उठी, बोली, मेरी तीनों पोतियां जाएंगी। 3 रास्ते हैं जंगल में, तीनों अलग अलग रास्ते लेंगी और हरिपुर पहुंचेंगी। गांव वाले चौंक गए। बुढ़िया, 3 लड़कियां अकेली जंगल में, क्या सोच रही हो? सुमित्रा दाई ने आंखें उठाई। उनमें कुछ ऐसा था कि सब चुप हो गए। बोली, लड़कियां हैं, कमजोर नहीं, और जो जंगल से डरे वो जंगल में क्या खाक जाएगा। तीनों बहनें राजी हो गई। चंपा सबसे पहले, मैना फिर, और गौरी ने बस हाँ में सिर हिला दिया। अगली सुबह तड़के तीनों ने अपनी अपनी पोटली बांधी। थोड़ा सत्तू, थोड़ा गुड़, एक लोटा पानी। सुमित्रा दाई ने तीनों का माथा चूमा, कुछ नहीं बोली, बस देखती रही जब तक तीनों आंखों से ओझल नहीं हो गई। जंगल की सीमा पर 3 रास्ते फूटते थे। बाया रास्ता घना, अंधेरा पर सीधा। बीच का रास्ता थोड़ा लंबा पर खुला। दाया रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, पर उसमें एक छोटी नदी बहती थी। चंपा ने बाया रास्ता लिया, सीधा मतलब जल्दी, उसका दिमाग यही कहता था। मैना ने बीच का रास्ता लिया, खुला मतलब काम करने में आसानी। गौरी ने दाया रास्ता लिया, नदी देखकर उसका मन खिंच गया, और तीनों चल पड़ी। चंपा का रास्ता सच में घना था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि ऊपर आसमान दिखता ही नहीं था। रोशनी बस छन छन कराती थी, जैसे कोई पुरानी छलनी से छानी हो। चंपा चलती रही, दिमाग में हिसाब लगाती रही, कितना रास्ता बचा होगा, कितने घंटे में पहुंचेगी, वापस आते वक्त कितना अनाज उठा सकती है। तभी एक आवाज आई, ओ राहगीर, जरा रुको। चंपा रुकी। आवाज किसी पेड़ के पीछे से आई थी। वो चौकन्नी हो गई, हाथ पोटली पर कस गया। पेड़ के पीछे से निकला एक बूढ़ा आदमी, सफेद बाल, झुकी कमर, हाथ में एक टूटी लाठी। कपड़े फटे हुए थे, आंखें अजीब थी, पीली पीली, जैसे जंगल की पत्तियां जब सूखने लगती है। बेटी, मैं बहुत भूखा हूं, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, तुम्हारी पोटली में कुछ है तो थोड़ा दे दो। चंपा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। दिमाग तेजी से चला। अनजान आदमी,
जंगल में अकेला, कपड़े फटे हैं पर हाथ पांव मजबूत लग रहे हैं। भूखा बता रहा है पर आवाज में कमजोरी नहीं है। और वो आंखें नहीं, चंपा ने कहा, आवाज में दृढ़ता थी। ये खाना मेरे गांव के लिए है, मैं किसी अनजान को नहीं दे सकती। बूढ़े ने एक पल उसे देखा, फिर कुछ अजीब हुआ। उसकी पीठ सीधी हो गई, झुकाव गायब हो गया, आंखें वही रहीं, पीली, तेज। मुस्कुराया, ठीक है, बस इतना कहा और एक तरफ हट गया। चंपा रुकी नहीं, तेज कदमों से आगे बढ़ गई, पर चलते चलते उसे लगा उस बूढ़े की नजर अभी भी उसकी पीठ पर है। वो पलटी नहीं। आगे रास्ता और घना हो गया, पर चंपा चलती रही। 1 घंटे बाद उसे एक पुराना कुआं मिला। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, टूटी फूटी पर थी, और झोपड़ी के दरवाजे पर एक पत्थर रखा था जिस पर कुछ खुदा था। चंपा ने झुककर पढ़ा, जो यहां रुके वो आगे जाए, जो आगे जाए वो पहुंचे। अजीब था, पर चंपा ने कंधे उचकाए और आगे बढ़ गई। मैना का रास्ता खुला था, सच में। दोनों तरफ पेड़ थे, पर दूर दूर। ऊपर से धूप आती थी। रास्ता चौड़ा था। मैना तेज चल रही थी। उसके पांव घर में और खेत में इतने चले थे कि रास्ता उसके लिए थकान नहीं, आदत थी। चलते चलते उसे एक जगह दिखी जहां रास्ते के किनारे एक बड़ा पत्थर पड़ा था, और उस पत्थर के पास एक बूढ़ा आदमी। वही, सफेद बाल, झुकी कमर, टूटी लाठी, पीली आंखें। मैना रुकी। बेटी, मैं बहुत थक गया हूं। ये पत्थर रास्ते में पड़ा है, लोग ठोकर खाते हैं। क्या तुम इसे हटाने में मदद करोगी? मैना ने पत्थर देखा, सच में बड़ा था। अकेले हटाना आसान नहीं था। उसने अपनी पोटली एक तरफ रखी, आस्तीनें ने चढ़ाई। हां, हटाते हैं। दोनों ने मिलकर पत्थर को धकेला। मैना ने पूरी ताकत लगाई। माथे पर पसीना आ गया, पर पत्थर खिसका, फिर खिसका, और फिर रास्ते के किनारे जा लगा। मैना ने सांस ली, हाथ झाड़े। बूढ़े ने देखा, फिर वही, पीठ सीधी, आंखें वही, शुक्रिया, और वो एक तरफ हट गया। मैना ने पोटली उठाई और चलने लगी, पर तभी उसे लगा उसके कदम हल्के हो गए हैं, जैसे थकान कम हो गई। उसने नीचे देखा, रास्ता वही था। ऊपर देखा, धूप वही थी, पर कुछ था जो बदल गया था। वो समझ नहीं पाई, आगे बढ़ गई। गौरी का रास्ता, नदी वाला, सबसे टेढ़ा था। बल खाता था, ऊपर नीचे होता था, पर नदी का पानी साफ था और उसकी आवाज मीठी थी। गौरी चलती रही, पानी की आवाज सुनती रही। उसे डर कम लगता था जब पानी पास हो। तभी उसने सुना एक आवाज, पर यह किसी इंसान की नहीं थी। एक जानवर की आवाज, धीमी, दर्द भरी। गौरी रुकी, इधर उधर देखा। नदी के किनारे एक बड़ा पत्थर था। उसके पीछे से आवाज आ रही थी। वो पास गई। पत्थर के पीछे एक भेड़िया। गौरी के पांव जमीन में गड़ गए। भेड़िया बड़ा था, धूसर रंग का, घनी देह, पर उसके एक पांव में कांटा धंसा था। गहरा खून बह रहा था। वो उठने की कोशिश कर रहा था, पर उठ नहीं पा रहा था। गौरी का दिल धड़का। भागने की बात सोची, फिर उसने भेड़िए की आंखें देखी। वो आंखें, उनमें जंगलीपन नहीं था, उनमें दर्द था, बस दर्द। गौरी के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। डरो मत, उसने भेड़िए से कहा, और उसे खुद हंसी आई। भेड़िए को डरो मत कह रही थी, जबकि डरी वो खुद हुई थी। वो धीरे धीरे बैठ गई। भेड़िए ने उसे देखा, हिला नहीं, गुर्राया नहीं, जैसे समझता हो। गौरी ने अपनी पोटली खोली। उसमें एक छोटा कपड़ा था। वो हमेशा रखती थी, पता नहीं क्यों। शायद दादी ने कहा था, जब जाओ एक कपड़ा रखो, काम आता है। उसने कांटा देखा, गहरा था। उसने एक छोटी टहनी ली, 2 उंगलियों से कांटे को पकड़ा और धीरे से खींचा। भेड़िया का रहा। गौरी रुकी नहीं। कांटा निकल गया। उसने कपड़े से खून पोंछा, नदी से पानी लाई, पांव धोया। भेड़िया उठा, पांव पर वजन डाला। 1 बार, 2 बार। फिर उसने गौरी को देखा। इतनी देर देखा कि गौरी को अजीब लगने लगा, और फिर भेड़िया जंगल में चला गया। गौरी वही बैठी रही कुछ देर। दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। फिर उठी, पोटली उठाई और चलने लगी। तीनों बहनें आगे बढ़ रही थी। जंगल गहरा होता जा रहा था, और जंगल देख रहा था तीनों को।
हर पत्ती, हर पेड़, हर हवा का झोंका जैसे गवाह हो, जैसे कोई बड़ी परीक्षा शुरू हुई हो जिसके नियम इन तीनों को नहीं पता थे। चंपा को नहीं पता था कि वो बूढ़ा जिसे उसने मना किया था वो चला नहीं गया था, वो आगे था, रास्ते में, इंतजार में। मैना को नहीं पता था कि जो हल्कापन उसे महसूस हुआ था पत्थर हटाने के बाद वो बस शुरुआत थी। और गौरी को नहीं पता था कि जिस भेड़िए का कांटा उसने निकाला था वो भेड़िया और वो बूढ़ा आदमी एक ही थे। जंगल में जब रात आती है तो वो अंधेरा नहीं लाती, वो सच लाती है। और उस रात तीनों बहनों का सच बाहर आने वाला था। चंपा चलती रही अपने दिमाग के भरोसे, मैना चलती रही अपने हाथों के भरोसे, गौरी चलती रही अपने दिल के भरोसे। जंगल के बीच में एक जगह थी जहां तीनों रास्ते मिलते थे। एक पुराना बरगद का पेड़, इतना बड़ा कि उसकी जड़ें जमीन के ऊपर नदियों जैसी फैली थी। उस पेड़ के नीचे एक जगह थी जहां रात को रुकना पड़ता था। जंगल का नियम था, अंधेरे में आगे मत जाओ। तीनों बहनें एक एक करके उस बरगद तक पहुंची। चंपा पहले आई, थकी नहीं थी पर आंखों में एक अजीब बेचैनी थी। मैना आई, उसके हाथ अभी भी उस पत्थर की धूल से भरे थे। गौरी आई, उसके कपड़े पर भेड़िए का खून के हल्के निशान थे। तीनों ने एक दूसरे को देखा। सब ठीक है? मैना ने पूछा। चंपा ने कहा, पर उसकी आवाज में वो पक्कापन नहीं था जो हमेशा रहता था। गौरी चुप रही, वो उस भेड़िए के बारे में सोच रही थी। रात उतरने लगी। बरगद की जड़ों के बीच तीनों ने बैठकर थोड़ा सत्तू खाया, पानी पिया, आग जलाई। और तभी जंगल के अंधेरे से एक आवाज आई, गहरी, धीमी पर साफ। तीनों आ गई। तीनों बहनें उठ खड़ी हुई। आग की रोशनी में वो बूढ़ा आदमी था, सफेद बाल, पर अब झुकाव नहीं था, पूरा सीधा खड़ा था। और उसकी आंखें पीली, तेज, जंगल की रात में जैसे दो दीपक जल रहे हों। चंपा ने उसे पहचाना, ये वही था जिसे उसने खाना देने से मना किया था। मैना ने उसे पहचाना, ये वही था जिसके साथ उसने पत्थर हटाया था। गौरी ने उसे देखा और उसे समझ आ गया, वो भेड़िया, वो बूढ़ा, एक ही। डरो मत, उस आदमी ने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब गहराई थी, जैसे पुराने कुएं में पत्थर गिरे। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। तो क्यों आए? चंपा ने तुरंत पूछा। उसका दिमाग हमेशा पहले बोलता था। उस आदमी ने मुस्कुराया। परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। रात जंगल में अलग तरह से उतरती है। शहर में रात आती है तो बस अंधेरा होता है, दिए जलते हैं, दरवाजे बंद होते हैं, लोग सो जाते हैं। पर जंगल में रात आती है तो जंगल जागता है। पत्तियां हिलती हैं बिना हवा के, आवाजें आती हैं जिनका कोई नाम नहीं होता। और अंधेरा वो ऐसा नहीं होता जो आंखें बंद करने से आए, वो ऐसा होता है जो आंखें खुली रखने पर भी दिखे। उस बरगद के नीचे आग की कांपती रोशनी में तीनों बहनें उस अजीब आदमी के सामने खड़ी थी। चंपा का दिमाग दौड़ रहा था। मैना के हाथ मुट्ठी बने हुए थे। गौरी की आंखें उस आदमी के चेहरे पर टिकी थी। उसमें डर था पर जिज्ञासा ज्यादा थी। परीक्षा, चंपा ने दोहराया। उसकी आवाज में तीखापन था। हम यहां परीक्षा देने नहीं आई, हम अपने गांव के लिए अनाज लेने जा रही हैं। रास्ते से हटो। उस आदमी ने चंपा को देखा, एक लंबी नजर, फिर बोला, बैठो। हमें बैठने की जरूरत नहीं। चंपा, मैना ने धीरे से कहा। बैठते हैं। चंपा ने मैना को देखा। मैना की आंखों में कुछ था, वो समझदारी जो हाथों से काम करते करते आती है। चंपा चुप हो गई। तीनों बैठ गई। वो आदमी भी बैठा, बरगद की एक मोटी जड़ पर, जैसे वो उसकी कुर्सी हो। आग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। अब वो पहले से अलग लग रहा था। बूढ़ा नहीं, जवान भी नहीं, बस पुराना, जैसे कोई पुराना पेड़ जिसकी उम्र गिनी नहीं जा सकती। मेरा नाम वनराज है, उसने कहा। मैं इस जंगल का हूं। इस जंगल जितना पुराना, जो भी इस जंगल से गुजरता है मैं उसे देखता हूं, परखता हूं। क्यों? गौरी ने पूछा। पहली बार उसने कुछ बोला था। वनराज ने गौरी को देखा और उसकी आंखों में कुछ नरम हुआ। क्योंकि ये जंगल सिर्फ रास्ता नहीं है, ये दर्पण है। जो इधर से गुजरता है वो वैसा ही दिखता है जैसा वो सच में है। मैं बस उस सच को थोड़ा बाहर लाता हूं। तो तुमने हम तीनों को परखा, चंपा ने कहा। आवाज में अब तीखापन कम था, कुछ और था। शायद बेचैनी, मुझे भूखा बताकर।
मैं